तो हमारे देश में मेन इशू पर कभी डिस्कशन करना ही नहीं है हमको, चाहे वो जनता मर जाए। और वो बहुत इतराते रहते हैं, जब किसानों को और गरीबों को देने की बात आती तो ये भिख मांगे, ये भिखारी है। उनको मैं पूछना चाहता हूं कि 25 लाख करोड़ रुपए जो माफ किए हैं, वो क्या किसी के पिताजी का पैसा था कि हमारा टैक्स का ही पैसा था? साबुन सोडे से लेके हर चीज में टैक्स जो भरते वो पैसा था ना वो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज बहुत ही अहम कुछ इश्यूज पर बात करेंगे अविनाश काकड़े जी से, जो नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। और आप हैं किसान सेवा संघ के नेशनल प्रेसिडेंट। ये जो पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ था उसमें काफी एक्टिव रहे, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि बार बार दिल्ली में भी आकर के किसान नेताओं से मिलते रहे, किसानों का साथ देते रहे। इस वक्त जो इश्यूज हैं वो बहुत ही अहम, कई इश्यूज बहुत ही अहम है देश भर के। 3-4-5 इश्यूज पर हमारी बात होगी। एक तो ये कि गुजरात में कुछ मछुआरों ने, 600 मछुआरों ने वहां की हाई कोर्ट से सुसाइड करने का हक मांगा है। यानी वो अपनी जिंदगी से थक चुके हैं हालात से, और इत्तेफाक से वो मुसलमान भी हैं और वो मरना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कोई इंसान जिंदगी से जान छुड़ाना चाहता है, कितने बुरे हालात से वो लोग गुजर रहे होंगे। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसे कहीं हिंदू मुसलमान में ना देखा जाए। इंसान इंसान है, और अगर गरीब है और उसके पास पेट भरने का रास्ता है लेकिन उसके पेट पर लात मार दी जाती है, ऐसे सिस्टम में लोग रह रहे हैं। किस तरह से क्या कुछ है, देश उनके बारे में क्या कुछ सोचेगा और हाई कोर्ट क्या जवाब देता, वो अभी आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा हाँ, और दूसरा जो इशू है वो ये है कि खालिस्तान का परचम, उसका फ्लैग हिमाचल प्रदेश की असेंबली पर लहराया गया है और खालिस्तान के कुछ समर्थकों का दावा किया गया सरकार की तरफ से कि कुछ खालिस्तान के समर्थकों को पंजाब में गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये अब खालिस्तान का मुद्दा फिर से क्यों गरमाया जा रहा है, क्यों जिंदा किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पूजा सिंघल IAS झारखंड, जिनके यहां से 19 करोड़ से ज्यादा रुपया कैश में मिला है और उनके रिश्तेदारों में माँ बाप, सास ससुर और दूसरे लोगों के पास से भी बहुत कुछ मिला है, वो हमें उस पर भी बात करनी है। क्योंकि जिन लोगों को प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वहां इतनी अनैतिकता है तो पूरे देश का क्या हाल होगा। राजनेताओं ने क्या कुछ कर रखा है देश का, वो सब आपके सामने है। अब अफसरों का हाल भी ये सामने नजर आ रहा है। एक और बहुत ही अहम, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 स्टेट्स की पुलिस आमने सामने हो गई और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ताजिंदर बग्गा को दिल्ली से पंजाब पुलिस ले जा रही थी, हरियाणा पुलिस ने, चूंकि वहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने उसे छुड़ा लिया और एक FIR हो गई दिल्ली पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस की तरफ। आपको याद रहना चाहिए, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है इस वक्त, और दिल्ली में अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आइए बात करते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। हमारे दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में आप अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, सबसे सेंसिटिव बात यह है जो गुजरात वाली है, वो 600 मछुआरों का क्या मामला है, किस तरह से, जरा उसे बताइए भाई। नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 82879636
622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। देखो, हमारे लिए सेंसिटिव मामला क्या है क्या नहीं है ये तो फिर अभी दोबारा सोचने की बात हो गई है। 600 मुसलमान है, हमको तो 21 करोड़ मुसलमानों को हटाना है देश से। ये तो 600 नहीं अर्जी की है ना। जब तक 21 करोड़ अर्जी नहीं करेंगे जब तक हमको सोचने की क्या जरूरत है। क्योंकि जैसे ही वो मछुआरे का मामला उठा, वो 600 गोसवारा मुस्लिम मच्छी मार है। ये गोसवारा मच्छी मारों पर अटैक क्यों हो रहे हैं? आपको पता होगा कि वहां पोर्ट पर जो गांजा अफीम चरस आ रहा है, तो ये जो लोग है ये इसका इन्फॉर्म कर देते हैं। ये जाते समुंदर में तो इन्फॉर्म कर देते हैं। वहां नजदीकी पाकिस्तान की बॉर्डर है तो पाकिस्तान भी पकड़ लेता है इन लोगों को। तो ये पूरा समय इस वक्त संकट में है। अच्छा, फिशिंग उद्योग और ये सारे पोर्ट उद्योग अडानी जी के और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में देना है। उसके लिए जो छोटे मछुआरे मरेंगे नहीं तो बड़े उद्योगों को मच्छियां कहाँ से मिलेगी? ये पूरे कोस्टल एरिया का प्रॉब्लम हो चुका है। और चूंकि यहाँ तो मुस्लिम है तो टारगेट पर तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुस्लिमों को तकलीफ नहीं देंगे, मुस्लिमों को ठिकाने नहीं लाएंगे अकल, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, ये मछुआरे की इतनी बड़ी खबर है कि जो इच्छा मृत्यु मांग रहे। अरे मृत्यु कब मांगता है आदमी, आत्महत्या कब करता है आदमी? जब उसको भूत भविष्य और वर्तमान सब अंधकार में दिखाई देता है, अंधेरे में दिखाई देता है, कहीं आशा की किरण नहीं दिखाई देती, जब वो मृत्यु का वरदान मांगता है, मृत्यु मांगता है। और ऐसे वक्त में सेंसिटिव होके हमने सोचना चाहिए था। उस वक्त वहां उसी जगह पोरबंदर में जहां गांधी का जन्म हुआ, वहां गोडसे की मूर्ति स्थापित करने का विवाद खड़ा कर दिया। इस पे डिस्कशन नहीं चल रहा है हमारे देश में। वहां गोडसे की मूर्ति स्थापित किया और वो मूर्ति को किसी कांग्रेसियों ने तोड़ दिया। उस पर विवाद है गुजरात में। आज पोरबंदर और जामनगर, ये पूरा कोस्टल एरिया में विवाद चल रहा है कि गोडसे की आदर्शवाद चलेगा या गांधी का आदर्शवाद चलेगा। तो हमारे देश में मेन इश्यू पर कभी डिस्कशन करना ही नहीं है हमको। चाहे वो जनता मर जाए, चाहे जनता, मैं तो उनको बोलना चाहता हूँ, आज मुस्लिम मछुआरे इस तरीके से बोल रहे, क्या हिंदू मछुआरों के लिए अलग कुछ होगा कानून? हिंदू मछुआरों के लिए पोर्ट खोल दिए जाएंगे? हिंदू मछुआरे के लिए अडानी का नुकसान कर दिया जाएगा? हिंदू मछुआरे के लिए क्या सारी सुविधा दे दी जाएगी या उनके लिए कुछ विशेष सुविधा होगी? सब पीसे जाएंगे इस भट्टी में। एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब 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 धन पशुओं का राज आया है, किसी भी देश में धन पशुओं का राज आया है, तो जो कष्ट मेहनत कश जनता होती है, जो मेहनत करके अपना पेट पालती है, उनका शोषण हुए बिना नहीं रहता है। और ये शोषक और शोषित, इनकी व्यवस्था तैयार हो गई। और इसमें भी जो ओबीसी जाति है उसमें भी आपस में इतनी सरपुटवल है, क्योंकि ओबीसी का कोई साहूकारी करता है, ओबीसी का कोई बड़ा किसान है, कोई छोटा किसान है, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में वो पीछे नहीं देख रहे। जैसे वहां के पाटीदार है लेवा और कड़वा, इसमें आपस में भी घुसाघुस कर दिए, तो अंजना पाटीदार के बारे में तो ये विरोध में करते ही है। तो ये एक दूसरे समाज को लड़ाना, एक दूसरे समाज को दूसरे समाज से कटवाना और सबको उसी तरफ ढकेलना जिस तरफ ये 600 मछुआरे जा रहे हैं कि इच्छा मृत्यु मांग रहे, ये पूरा देश पनाह मांगेगा। ये पूरा देश की हालत इसी तरीके से होगी, क्योंकि देश किसी लोगों के हाथ में पोलराइज होते हुए जा रहा है। सारी धन संपदा किसी गिने चुने लोगों पर, जिनको उंगलियों में गिन सकते, इन लोगों के पास में होते जा रही है। जिनके लिए ये मछुआरों की बलि दी जा रही है, उसको हमारे देश का फूड उद्योग भी दिया गया, सारा फूड उद्योग पर उसका कब्जा हो गया। अब जो खेती थी हमारी, वो जहर डाल के हमने जहरीला कर दिए, केमिकल और फर्टिलाइजर डाल के जहरीला कर दिए। हमारा अनाज जहरीला हो गया, उसके साथ में फूड जहरीला हो गया। और फिर सारे लोग केमिकल इंडस्ट्री की दवाई खाने के लिए और फार्मेसी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ये पूरे विशियस सर्कल में देश फंस गया है। और इस सर्कल से देश निकालने के लिए जरूरी है कि हम हिंदू मुसलमान से बाहर आए, हम छोटे और बड़े जातियों से बाहर आए और देश के लिए खड़े हो। ये बहुत ही अहम बात है। मैं बीच में रोक करके बताऊं दर्शकों को कि देखिए, इस हद तक अंधभक्त बना दिया जाए कि आपको गोबर और पेशाब पीने के लिए मेंटली तैयार कर दिया जाए, तो वो एक तरह से बहुत बड़ा एग्रेसिव ब्रेन वॉश का नतीजा है कि वहां तक लोग पहुंच गए। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बेरोजगारी, महंगाई
ठीक है, लेकिन सब मुसलमानों की अकल ठिकाने कर दी मोदी सरकार ने, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भूख हमें भी लगेगी, बेरोजगारी हमारे घर में भी आएगी और महंगाई हमें भी तकलीफ पहुंचाएगी। इसलिए देश के बारे में बड़ा मुसलमान आरक्षण नहीं मांगता, मुसलमान नौकरी नहीं मांगता, स्वयं रोजगार करता है मुसलमान। सबसे बुरी हालत तो इनकी होने वाली है जिनको हिंदुत्व बचाना है। जी जी जी। अच्छा, अब मैं वो और ये समझना चाहता हूं कि ये जो आपने अडानी वाला इशारा किया कि यहाँ स्मगलिंग होती है नशे के सामान की, पिछले दिनों वो जहाज बाकायदा पकड़ा गया था एक अडानी पोर्ट पर, तो क्या उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर उसे और करने की तैयारी है? आखिर वो कहाँ चला गया? हीरोइन जो टनों के हिसाब से मिला था उसका कोई जिक्र नहीं है। ये तो सिर्फ देखिए, बात रोजगार खत्म करने तक की नहीं है, आने वाली नस्लों को नशे की आदत में डालने की और पूरे देश को तबाह करने की है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, ये अंग्रेजों के राज में जो लोग ड्रग का धंधा कर रहे थे वो फिर से ड्रग का धंधा पुलिस संरक्षण में कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि पोर्ट पर माल जो उतरता है, जो जिन्होंने बोला था कि इतना टन 30 टन माल उतरा है, वो कहाँ गया उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। माल कब किसने उतारा, कब आया, इसके जो इंफॉर्मेशन दिया था इन्हीं मछुआरों ने दिया था कि यहाँ से ये शिप गई है, उसमें हमको लगता है ड्रग है। और उसको जब रेड किया गया तो ड्रग मिला उसमें से, मगर वो ड्रग के बाद में किसी को चार्ज नहीं किया गया, किसी के ऊपर केस दायर नहीं की गई, और वो ड्रग कहाँ सप्लाई हो गया, कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका भी कोई ट्रेस नहीं मिला। ये कब होता है? जब सरकार साथ में होती है। कोई भी सरकार जब साथ में होती है तो चोर नहीं मिलता है भाई, सैयब है कोतवाल तो फिर डर काहेगा। तो आज जो है वो अंग्रेजों की स्थिति आ गई है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में सारे रसूखदार लोग, आज के जितने रसूखदार लोग हैं वो सब ड्रग का धंधा करते थे। अफगानिस्तान उनके लिए प्रोडक्शन की जगह थी और वहां से लाके ये सब जगह ड्रग करते थे। आज भारत के गांव-गांव में आपको पान की टपरी पर और छोटी-छोटी दुकानों पर नशे की चीजें मिलना शुरू हो गया है, और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान भी है तो नौटंकी चल रही है। पहली सरकार जो बदली है, पंजाब की जो सरकार बदली है, वो इसलिए बदली थी पंजाब की सरकार कि कांग्रेस के भी कुछ लोग और बीजेपी के कुछ लोग उसमें नशे के कारोबार में इन्वॉल्व थे, इसलिए इनको लगा कि ये कारोबार खत्म होना चाहिए। वहां की माताओं ने और बहनों ने भर भर के वोट दिया, मगर ये भी सरकार हमारे एक नंबर डिस्प्ले करती है कि इस नंबर पे फोन करो तो हम ड्रग वालों को पकड़ेंगे। इनको पता नहीं कि ड्रग माफिया कौन है, इनको नहीं पता है। अगर ये चाहें तो वहीं रोक सकते हैं जहां बड़ी क्वांटिटी आती है, फिर नीचे तक एक पान की दुकान वाले को पकड़वाने की जरूरत क्या पड़ेगी अगर वहीं से रोक लगा दी जाए। अच्छा, तो इससे नियत समझ में आती है। बिल्कुल। अब मैं काकड़े जी, हमारी जो बात हो रही थी उसमें आपने बताया कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में बताइए कि ओबीसी के खिलाफ या ओबीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है। आपके पास कुछ आंकड़े हैं बहुत ही अहम, मुझे लगता है वो आप बताएंगे, और देश को जानने की जरूरत है कि टारगेट सिर्फ मुसलमान नहीं है, टारगेट और भी बहुत कुछ है, वो सब नजर आएगा। काकड़े जी बताइए। देखो क्या है, हमारे यहाँ के एक मंत्री है ओबीसी मंत्री, जिनको पास में ओबीसी का कल्याण मंत्रालय है, उनका नाम है विजय वडेट्टीवार जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 5 सालों में 20 निर्णय ओबीसी के विरोध में दिए, जो ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और उसमें वो कहते हैं कि आईएएस के छात्रों का जो 300 कुछ छात्र थे, जिनको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के चक्कर में फंसा के जिनका सिलेक्शन हो गया था आईएएस के तौर पर, उनको घर बैठा दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको जॉब नहीं दी गई। उसके बाद में हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस की सुनवाई तो करती नहीं है सुप्रीम कोर्ट। इकोनॉमिकली वीकर जो 50 से ऊपर हो गया, इनका जो रेशो है कि 50 से ऊपर आरक्षण 49 से ऊपर नहीं होना चाहिए, कई स्टेटों में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के कारण वो संख्या 50 से ऊपर हो गई है, मगर उसका सुनवाई नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनको ये नहीं लगता है कि ये होना चाहिए, ये सुनवाई लायक मैटर है, इमरजेंसी नहीं है। मगर मराठों को आरक्षण मिला, पाटीदारों को आरक्षण मिला, गुजरों को आरक्षण मिला, तो तुरंत सुनवाई करके उसको समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरा सा भी समय नहीं लेती है। दूसरी बात देख लो कि ओबीसी का जो आरक्षण था, पॉलिटिकल आरक्षण, बहुत जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, समाप्त कर दिया कि नहीं दे सकते,
क्योंकि ये संवैधानिक इसका उल्लंघन है। अरे संवैधानिक क्या उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपके पास में जनगणना के आंकड़े नहीं है, इसलिए आप 50% से ज्यादा आरक्षण जो दे रहे हैं वो किसी पर अन्याय है। अगर हमारे इसमें उन्होंने फिर दूसरा एक बात कही थी कि जो हमारा नियम है उससे बड़ा अपवाद नहीं हो सकता। हमारे देश में बैकवर्ड क्लास ये अपवाद नहीं है, ये नियम है। 85% लोग हमारे यहाँ असंपन्न लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, तो हमारे यहाँ नियम होना चाहिए था कि इनको आरक्षण दिया जा सकता है, मगर नियम उल्टा कर दिए। उसको आड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कितने साल पहले, 15-20 साल पहले, कि नियम से बड़ा अपवाद नहीं हो सकता और इसकी जनगणना करो तो हम नियम आरक्षण कितना देना है ये तय, हम उसको आपको फ्री हैंड दे सकते, क्योंकि आरक्षण देना ना देना सरकारों की जिम्मेवारी है। मगर नियम के अनुसार उन्होंने वो आरक्षण और पॉलिटिकल आरक्षण समाप्त कर दिया। उसके साथ में बाकी भी आरक्षण, ओबीसी की स्कॉलरशिप का और ये सारी चीजों में सब खत्म कर दिया। भाई जब तक जनगणना नहीं होगी, ओबीसी को एजुकेशन के लिए फंडिंग कैसे होगा, उनके वेलफेयर के लिए फंडिंग कैसे होगा, उनके किसी भी योजना के लिए फंडिंग कैसे होगा? तो हमारे देश में 31 के बाद में ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। कुत्तों की बिल्ली की जनगणना होती है, ओबीसी की नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें मौन रहता है, इस पे विरोध नहीं करता है। किसान बिलों पर भी भाजपा ने जो कमेटी दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी करके घोषित कर दिया। ये कहां जा रहा है सुप्रीम कोर्ट? और नोटबंदी के वक्त 15 स्टेटों में जो एप्लीकेशन दायर हुई थी कि इलीगल है नोटबंदी, तो उसको एक जगह लाके सुप्रीम कोर्ट उसी दिन अजमेर शरीफ की दरगाह में दर्शन के लिए चले गया और वो सीने डाय हो गया। नोटबंदी इतना बड़ा इशू सीने डाय हो गया। तो आप मुझे बताइए कि जो वड़त्तीवार जी ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ओबीसी के विरोध में हो गया है, इसमें सच्चाई दिखाई देती है। तो एक तरफ तो जनगणना नहीं होने देनी जाति के आधार पर, और दूसरी तरफ उनके जितने भी इश्यूज हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले देता। आपके बात का नतीजा ये निकला। तो आखिर अच्छा, वैसे आपके पास तकरीबन अगर कुछ अप्रोक्सीमेट आप अगर बता सकें, देश भर की पूरी जनसंख्या में ओबीसी की कितनी तादाद होगी, कितने % होंगे? देखो 31 की जनगणना में 52% ओबीसी थे। एससी जितना परसेंट थे उनको एससी को उतना आरक्षण मिल गया, एसटी जितना थे उनको उतना आरक्षण मिल गया। ओबीसी 52% थे, उसको आरक्षण नहीं मिला। ओबीसी तो ऐसी कम्युनिटी है जिसमें धर्मों का भेदभाव नहीं है। ओबीसी में तो मुस्लिमों को भी आरक्षण है, बिल्कुल, उसमें ईसाइयों को भी आरक्षण है। उसमें जैसा हम बोलते हैं कि धार्मिकता से आरक्षण नहीं मिलता देश में, खाली हिंदू धर्म के छुआछूत को हमने आरक्षण दिया, तो ओबीसी में कैसे आरक्षण दिया? क्योंकि ओबीसी सर्वसमावेशक है, ये देश की फितरत है, ये देश की जो मूल संकल्पना है, रीढ़ है इस देश की, वो ओबीसी है। और ये ओबीसी पर बार बार अटैक सब मिलके करते हैं, क्योंकि उनको तोड़ना है। उनको बांटे बिना किसी की भी सरकार नहीं आती। वो छद में ओबीसी सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं भी ओबीसी हूं, और देश के प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं, और ओबीसी के नुकसान के सारे निर्णय उन्हीं की सरकार में होते हैं। तो इसको सोचना चाहिए, सारी किसान जातियां, ओबीसी जातियों ने सोचना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं उन लोगों से। ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। 52% अगर 1931 में थे, अगर हम 52% भी मान लें तो देश की मेजॉरिटी ओबीसी है, जिनको वंचित करने का इंतजाम न सिर्फ सरकार बल्कि आपके हिसाब से अदालत भी ऐसा कर रही है। तो यह बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो आपने गुजरात में बताया कि लोग इच्छा मृत्यु चाह रहे हैं, अपने आप मरना चाहते हैं। अच्छा, इस हालत में जब सरकार चल रही है उसके बीच में कुछ वाकयात बड़े दिलचस्प निकल के आ जाते हैं। एक तरफ तो वो गुर्बत है, भूखे हैं, मरना चाहते हैं। एक तरफ ये आईएएस पूजा सिंघल के पास से 19 करोड़ से ज्यादा कैश, अगर आप आम बैंकों की ब्रांचों में भी अचानक आंकड़े लेना चाहें तो उतना पैसा कई बैंकों की ब्रांचों में भी नहीं मिलेगा, इतना कैश। तो ये कैसे, कहां से कैसे? ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है कि जिनको देश चलाने के लिए दिया वही ये सब कर रहे हैं। देखो, हमारे देश के सारे नेता और सारे ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत नैतिक है। इतनी बड़ी शिक्षा, इतने बड़े संस्थान जहां टॉप मोस्ट लोग आते हैं, वो भी इतने नैतिक है कि गरीबों का पैसा खाने में, योजनाओं का पैसा खाने में उनको शर्म नहीं आती। हमारे यहाँ के जो फकीर चंद जी है, वो फकीर चंद जी भी डेनमार्क में जब जाते हैं तो 4 ड्रेस 5 ड्रेस बदल लेते हैं।
भाई मुझे समझ में नहीं आता कि डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्राध्यक्ष है, उसका नाम है मेट फ्रेडरस्किल, वो एक ड्रेस पर रहती है सुबह से शाम तक, और हमारे नेताजी जाके वहां इतने ड्रेस क्यों बदलते हैं? तो उसका पीछे का कारण मैं बताता हूं कि डेनमार्क का पर कैपिटा इनकम है $62,180 प्रति व्यक्ति, और भारत का पर कैपिटा इनकम है $1750। कहाँ बैठते हम? कहाँ बैठते हैं? तो रईसों को, असली जो रईस होते हैं उनको शान दिखानी नहीं पड़ती। आपने कभी देखा है कि रईस टाटा को रईस ही नहीं दिखानी पड़ती, मगर अडानी को जरूर दिखानी पड़ी है, क्योंकि वो खानदानी रईस तो है नहीं। अभी की यानी ये है वो नया पैसा आया है। हाँ, नया पैसा आया है तो वो दिखाना पड़ता है। तो जरूरी ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ पर टिक्का टिप्पणी होती थी कि भाई नवाज शरीफ इस कंपनी का सूट पहनता है, इस कंपनी का सूट पहनता है, वो इतने लाखों का है, इतने करोड़ों का पेन पहनता है, जूते पहनता है, ये उसका पहराव इतने करोड़ का होता है। वही बात अब भारत पे लागू हो गई, हमारी तुलना वहां से हो रही है। सर ये बात तो बहुत ध्यान से समझने की बात है। वो 10 लाख रुपए का, कितने लाख रुपए का सूट था जिसपे मोदी मोदी लिखा हुआ था, वो तो हमें आपको याद है सर। ये तो देखिए रिकॉर्ड मोदी जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा होगा, किसी और का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा शायद, ऐसा नहीं लगता? हाँ, वो तो रिकॉर्ड ब्रेक है। मोदी है जी, मोदी है तो मुमकिन है, ये तो नारा ही है उनका। वो कोई बात नहीं है। मगर आप बताओ कि कितनी दुख की बात है कि पूजा सिंघल नाम की एक महिला कर्मचारी जो उम्र के 21 साल में IAS हो जाती है, और 21 साल में IAS होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS हो जाती है, उसको उसके घर में 19.31 करोड़ रुपए कैश मिलता है, सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, और उसके सास ससुर भी जो शुद्ध परिवार से आते, झा परिवार मतलब मैथिली ब्राह्मण परिवार है, संस्कारी परिवार है, वो भी उसको मना नहीं करते। उसके घर के लोग जो है, जो अग्रवाल समाज से आते हैं, वो भी उसको मना नहीं पड़ते। तो हवस नाम की जो चीज है वो क्या होती है? ये हवस दिखाती है। ये किसी एजुकेशन से, किसी जाति से, किसी धर्म से नैतिकता नहीं आती। नैतिकता ये इनबिल्ट होती है, आप में होना चाहिए नैतिकता। आपने देखा होगा कि कई ऐसे IPS अधिकारी और IAS अधिकारी है जो उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल चूज करते हैं, जो उनके लिए अपनी गाड़ी अपने काम के लिए यूज करते हैं। ऐसे कई आदर्श है हमारे पास में। मगर मेजर जो लोग हैं, जो ये देश में शिक्षा से जो संपन्न हो रहे हैं और बड़े तबकों से आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग देश को लूटने में लगे हुए हैं। इसमें हमारी शिक्षा भ्रष्टाचार का ट्रेनिंग दे रही है क्या? इसका मुझे अंदेशा हो रहा है कि ये संस्थान सारे भ्रष्टाचार का ट्रेनिंग देके इनको कैसे भ्रष्टाचार करना पड़ता है ये बताने का काम कर रही है। और उसके ऊपर में जो ये ED के छापे चल रहे हैं, ये सारे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के छापे चल रहे हैं, मनमोहन सरकार में 112 छापे हुए थे, मोदी सरकार ने 2972 छापे किए। मतलब छापों की संख्या कितनी बड़ी, मगर इसमें दोषी कितने मिलेंगे और 5% से छूटने वाले कितने मिलेंगे? क्योंकि मेरे किसी एक मित्र ने बताया कि आपको अगर कुछ करना होगा तो 5% इंफॉर्मेशन के साथ में पहुंचा दो तो आप छूट जाते हो। मुझे नहीं लगता कि इतना तंत्र खराब हो गया होगा, मगर अगर ये सच है तो फिर कहां तक पहुंच गया? क्राउन से लेके बॉटम तक ये भ्रष्टाचार का मामला है। इस तरीके से ड्रेस बदलना भी भ्रष्टाचार है, इस तरीके से शो दिखाना भी भ्रष्टाचार है, इस तरीके से 1,64,00,000 रुपए हर घंटे खर्च करना ये भी भ्रष्टाचार है। ये नहीं भ्रष्टाचार है, इसको भी समझने की जरूरत है। और ये सब पैसा हमारे आपके पूरे देशवासियों के टैक्स के जरिए जो इकट्ठा होता है उससे खर्च होता है। और टैक्स देने वाला सिर्फ वो नहीं होता जो रिटर्न भरता है और सरकार को डायरेक्ट देता है, हर चीज। 2 करोड़ लोग है, वो 2 करोड़ लोग है, और वो बहुत इतराते रहते हैं। जब किसानों को और गरीबों को देने की बात आती तो ये भिख मांगे, ये भिखारी है। उनको मैं पूछना चाहता हूं कि 25 लाख करोड़ रुपए जो माफ किए हैं वो क्या किसी के पिताजी का पैसा था कि हमारा टैक्स का ही पैसा था? साबुन सोडे से लेके हर चीज में टैक्स जो भरते वो पैसा था ना वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही गैर मामूली एक तरह से तकलीफ महसूस होती है, खास तौर पर जब आप सड़क के किनारे गरीब को देखते हैं, उसका पेट नहीं भरता हुआ देखते, जब लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं और सड़क पे बिठा दिया जाता है, और उसके साथ साथ इतनी बड़ी बड़ी रकम, इतना बड़ा बड़ा पैसा
इन लोगों के पास से मिलता है। ये बहुत ही तकलीफ की बात है और ये इसी से देश में रोष पैदा होता है, इससे बचना चाहिए। अच्छा, एक वाकया बहुत ही दिलचस्प हुआ है जो दिल्ली से बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ताजिंदर बग्गा वाला मामला है, वो देश में बड़ा डिस्कस हो रहा है। कभी कभी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि केजरीवाल भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी की ही लाइन पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी जो ये टकराव की सी हालत होती है, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और हरियाणा में बीजेपी की सरकार और दिल्ली में बीजेपी के होम मिनिस्टर के नीचे दिल्ली पुलिस, ये जो टकराव हुआ वो क्या कुछ है। और इसमें केजरीवाल की जो छवि है वो बार बार जो दूसरे तरीके से भी लोग बताते हैं, आपको इसमें क्या कुछ सच लगता है, क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है? ये सब अहम की लड़ाई में ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई है। ब्यूरोक्रेसी उनकी गैंग की तरह काम कर रही है। ब्यूरोक्रेसी ना तो संविधान का ध्यान रख रही है, ना अपने शपथ का ध्यान रख रही है। ब्यूरोक्रेसी किसी पार्टी की नहीं होती है, मगर दुर्भाग्य है कि ब्यूरोक्रेसी पार्टी के साथ में बढ़ गई है। वो ये सिलेक्ट कर रही है कि कौन कौन से पार्टी का आदमी है और किसको कितना रिलीफ मिला जाए, और सारे लोग पॉलिटिकल फायदा कैसे मिल जाए ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, उनके कामों के माध्यम से, इसके ऊपर लगी हुई है। उसमें कोई पार्टी हमको अलग दिखाई नहीं देती और ये पार्टी तंत्र देश के लोकतंत्र को ले डूबेगा। भारतीय तंत्र से जब देश चलेगा, अभी वो चल रहा है कि तेरी पुलिस कौन सी और मेरी पुलिस कौन सी। पुलिस पर अपहरण का मामला दर्ज होता है, ना तो पंजाब पुलिस फॉलो करती है प्रोसीजर, ना दिल्ली पुलिस फॉलो करती है, ना हरियाणा पुलिस फॉलो करती है। कोई भी पुलिस अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं करती होगी तो कानून का राज कह नहीं सकते आप इसको कानून का राज नहीं है, ये गैंग वॉर चल रहा है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि पार्टियों का गैंग वॉर चल रहा था, अभी ये ब्यूरोक्रेसी तक गैंग वॉर आ गया है। जैसे मैंने बोला कि नैतिकता का पतन हो गया, वैसे ये भी गैंग वॉर चल रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो देश की जनता का नुकसान होगा, क्योंकि वो चेहरा देख के, कपड़े देख के, दाढ़ी देख के अगर निर्णय करने लग जाए तो फिर न्याय नहीं हो सकता। वो बदला होगा या डिसीजन होगा, न्याय नहीं होगा। तो न्याय से हम दूर जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य से बोलना पड़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और जिस तरह से आपने बहुत ही बेबाक अंदाज में बहुत सी बातें रखी, ये हमारी मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर और ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। हम तकरीबन 25 मिनट बात कर चुके हैं, हमारे दर्शक आपको काफी पसंद करते हैं। एक छोटा सा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बताइए। हिमाचल प्रदेश के विधान भवन पर इस वक्त खालिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, पोस्टर लगाए गए थे। विधान भवन ये सुरक्षित जगह है, सबसे सुरक्षित जगह है। मैं जानता हूँ विधान भवन के चारों तरफ कैसे घेर के रखते और किस तरीके से रखते उसको। उस पे खालिस्तानी झंडे टांगा किसने? क्योंकि टांगने वाले सत्ता में आना चाहते हैं। क्योंकि 6 महीने पहले जो इलेक्शन हुए उसमें 3 विधानसभा और एक लोकसभा बुरी तरीके से सत्ताधारी पार्टी हार चुकी है। तो जैसा पुलवामा कांड था, जैसा डोकलाम कांड था, जैसे कोई मॉब लिंचिंग वाले कांड थे, वैसा ये कांड तो नहीं है, इसकी मुझे शंका हो रही है। जैसे स्टालिन सरकार ने एक धर्मपुरी अधीन मठ के एक पालकी को रोक लगा दी थी, वो मानवाधिकार का और कानून का उल्लंघन था कि एक को ढोते हुए दूसरा आदमी जाएगा तो ये मानवाधिकार नहीं हो सकता, इस बात पर लगाई थी। और इसमें बीजेपी छोड़ के सारी पार्टियों का समर्थन था। वो आदेश दुर्भाग्य से आज वापस ले लिया। तो मुझे अंदेशा है कि आने वाले समय में सती प्रथा, केशवपन प्रथा, विधवा का प्रथा, बाल विवाह, घट कुंचुकी, मम भार्य समर्पण वाली, अग्रहक्क की पूजा, अग्रहक्क का मैंने मतलब विवाहिता पर अग्रहक्क वाले सारे वापस तो नहीं आएंगे। जो भागवत जी कहते हैं, आदरणीय भागवत जी, कि जाति के अनुसार कर्म करने से बेरोजगारी दूर होती है। तो मैं सारे ओबीसी जातियों का आह्वान करता हूं कि जिनका काम चूड़िया भरने का था, अपने बच्चे पढ़ाना लिखाना बंद कर दे, चूड़ियों का काम सिखाना शुरू कर दे। जिनका काम दारू निकालने का था वो दारू निकालना शुरू कर दे। जिनका काम खेती किसानी था वो खेती किसानी करना शुरू कर दे। जिनका काम माली समाज का फूल उगाना था वो फूल उगाना शुरू कर दे। जिनका काम तेल निकालना था वो तेल निकालना शुरू कर दे। क्योंकि देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो आचार्य मोहन भागवत की बात आपको माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे और आप सब लोग पढ़ने लग जाओगे, सब लोग लिखे पढ़े हो जाओगे,
तो फिर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सारी ओबीसी जातियों से, सारी मुस्लिम जातियों से, क्योंकि आपने इस्लाम तो स्वीकार कर लिया मगर जाति व्यवस्था नहीं छोड़ा आपने, तो आपको भी हमारा नियम लागू होता है। आप भी पुराने हिंदू ही थे, तो आपने जो एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब वो चिकुआ जाति जो होगी उसको खटिक का ही काम करना चाहिए, उसने पढ़ना लिखना ये निषिद्ध होगा हमारे हिंदू राष्ट्र में, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ये बहुत ही अहम बात की कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जाहिल रहना बहुत जरूरी है। ये हुआ इसका नतीजा। आप पढ़ो लिखो मत, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। पढ़ो लिखो मत, आप अच्छी जिंदगी ना गुजारो, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। अपने जाति कर्म करो, अपने जाति कर्म करो, जाति कर्म करो, और जाति तय कर दी है मनुस्मृति वालों ने। तो ये एक बहुत ही ऐसी बात है कि किसी ने इसमें अभी मैं एक सुन रहा था, एक डौरा करके जाती है, डौरी हमारे यहाँ उनकी 1.5 लाख की जनसंख्या है। वो नाथपंथी होते हैं, वो भीख मांगते हैं जगह जगह। जब अभी देखा होगा ना कि पब्लिक ने उनको चोर समझ के, किडनी चोर समझ के मार दिया, महाराष्ट्र में मार दिया, कहीं बाहर मार दिया। उसमें पहला ग्रेजुएट अभी हुआ है, पिछले साल पहला ग्रेजुएट हुआ है। वो जातियों में सबसे ज्यादा जातिवाद है। उसमें अगर किसी अलग जाति के लड़की से या लड़के से विवाह कर लिया तो उसको जाति से बाहर कर दिया जाता है और जाति पंचायत करती है। दुर्भाग्य है इस देश का कि ये देश का ना तो हम संविधान समझे, ना ये देश का समाजवाद समझे, ना ये देश का प्रोग्रेस समझे, हम क्यों कुछ भी नहीं समझे। और हम देश बनाना चाहते, देश बचाना चाहते, इसको समझने की और प्रबोधन की आवश्यकता है। जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आप जैसे लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि हर जाति का मूल धर्म क्या था, वो कौन सा काम करता था और उसको कैसे आगे बढ़ने का मौका संविधान ने और शिक्षा ने और रोजगार ने दिया, ये समझाने की जरूरत है। नहीं तो ये देश फिर से हम 19वीं शताब्दी की तरफ या 16वीं शताब्दी की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, तो वो जो संविधान ने जो कुछ दिया था वो तो वापस छीनने की बात की जा रही है ना, वापस छीनने की बात की जा रही है। और हिंदू राष्ट्र में वो सारे हक जो कुछ मिले थे आपको 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब वापस छीनने की बात हो रही है। ये नतीजा आपकी बात से निकला और आपने बहुत ही रीजनिंग के साथ और सबूतों के साथ अपनी बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने गुजरात के 600 मछुआरों वाली कहानी जो बताई, उसके पीछे की कहानी जो बताई, वो बहुत ही अहम है। उसके अलावा आपने बताया कि ब्यूरोक्रेसी का गैंगवार हो रहा है, ये एक प्रजातंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और आपने फिर ये भी बताया कि अब लोकतंत्र को जो है वो पार्टी तंत्र लेकर के डूबेगा। ये बहुत बहुत ही अहम बात है। देश के लोगों को इन सब मुद्दों पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं और हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचती है। आप हमें बुलाते हो और समय देते हो, हमको भी समय देते हो, इसके लिए आपके सारे दर्शकों का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।